आप सबका इस प्रिय सत्र में शिक्षण सत्र में स्वागत है आपका। ये पंचपदीय जो पाठ योजना का प्रशिक्षण हुआ था प्रांत में 5 दिन का प्रशिक्षण इसमें चला था, जिसमें विद्या मंदिर के ही नहीं शिशु मंदिर के भी आचार्य भी रहने चाहिए थे। और आज प्रशिक्षण वैसे शिशु मंदिर वालों का घूमना था, क्योंकि जब प्रांत में थे तो पंचपदीय चमोली जिले से मैं ही एकमात्र प्रतिनिधि था वहां पर जो प्रशिक्षण लिया जिन्होंने, और बहुत मेहनत की है और बहुत कुछ सीखा भी है। हालांकि हमने जो वहां पर सीखा, ऐसी उद्घाटन सत्र चले, दूसरा सत्र चला, उससे भी अच्छे ढंग से जो उन्होंने समराइज किया वहां पर, चाहे वो केंद्र से आरक होंगे, विद्या भारती के जो अध्यक्ष एनईपी के पटनागर जी या दूसरे थे, उसको भी और सरल करने का कोशिश की है, ताकि हमारे आचार्य जी और बहन जी उसको अच्छी तरह समझ पाए। और कोशिश ये रही, आपको बहुत ध्यान से इसको देखना है। ये हमारा काम है कि हमने अगर प्रशिक्षण दिया है, ये इसलिए विद्या भारती को दिया गया और अभी तक नहीं मिला, 27 करोड़ नहीं मिला। ये हम वहां तक, ये जो पंचपदीय पाठ योजना है, इसको हम कक्षों तक ले जाए और बच्चों को इसका फायदा हो पाए, तब ये सफल है, वरना नहीं है। वरना तो हम उसी ढले में चल रहे हैं। जिससे पहले से थोड़ा क्या करना है, अपने को रिवाइज करना है, अपडेट करना है, जिसको बोलते हैं। जो चीज हम भूल चुके हैं उसको अपडेट करना है। अब जरा उसके बारे में बता दो। सबसे पहले पाठ योजना की आवश्यकता होती क्यों है? पाठ योजना की आवश्यकता होती क्यों है? कारण क्या है पाठ योजना का? कि पाठ योजना बनानी पड़ी हमको, क्लास में उसका क्रियान्वयन करना पड़ता है, उसी कक्षा को चलना पड़ता है। कोई बता सकते हैं पाठ योजना क्यों बनानी पड़ती है? बताइए प्रहलाद सर। पाठ योजना सर इसलिए बनानी पड़ती है कि जो उसके 5 आयामों को समझा हम चले, तो रुपये और 5 आयामों के तहत हम चले। बहुत सुंदर, भाई साहब ने बहुत अच्छा बोला। और कोई बता सकते हैं पाठ योजना की आवश्यकता क्यों है? बीएड में तो पढ़ा होगा, अरवाडी की चलती, ब्लूम की चलती, ब्लूम टेक्स्ट में भी पढ़ा होगा बहुत सारे। बीएड के भी लोग हैं सारे। Without case study, there is most necessary connection between before going in classroom. So most important lesson plan. If you have no lesson plan, you cannot teach in classroom perfectly. So most necessary. बहुत सुंदर बोले जी करते हैं। असली शिक्षक के लिए जो लेसन प्लान है वो शिक्षण मार्गदर्शिका है, जिसको हम बोलेंगे टीचिंग रोड मैप। हमें क्लास में जाना है, क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है बच्चे को, क्यों पढ़ाना है, किस सीक्वेंस में हमको पढ़ाना है, क्रम कौन सा होगा पढ़ाने का, कौन सी शिक्षण विधि का हम प्रयोग करेंगे, कौन सी क्रिएटिव एक्टिविटी का हम प्रयोग करेंगे। क्या विद्यार्थी ने हमारे जो पढ़ाया वो सीखा कि नहीं सीखा? इससे तो हमको इसकी आवश्यकता पड़ी, पाठ योजना की आवश्यकता। पाठ योजना पहले बनती थी बीएड में, जो था हार्वर्ड के आधार पे ब्लूम की एक्शन पढ़ी हुई थी, जो पाठ योजना बने बीएड में उसी के आधार पर। लेकिन पंचपदीय है क्या? भाई किसी शिक्षा को व्यवस्थित अगर बनाना है, उद्देश्यपूर्ण यदि बनाना है, विद्यार्थी केंद्रित अगर बनाना है, स्टूडेंट केंद्रित यदि बनाना है, तो तब हमको पाठ योजना की आवश्यकता है। लेकिन पंचपदीय है क्या? अभी कुछ सालों से चल रही है पंचपदीय पाठ योजना, पंचपदीय पाठ योजना। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जब हमारे पास ऑलरेडी पाठ योजना पहले से थी, हार्वर्ड की चल रही है, ब्लूम की चल रही है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? अब ये चीज पंचपदीय का सबसे पहला पद है, ये चीज समझिए आप
कि शिक्षा केवल शिक्षक की जानकारी तक ही सीमित नहीं, और शिक्षक की जो क्लास में जानकारी देने तक ही सीमित नहीं रह गया। अब जोर इस बात पे है कि हमने जो ज्ञान दिया, उसने सुना, लिसनर बनाओ, और सीखा, वही रटा और वही कर दिया। लेकिन पंचपदी में ऐसा नहीं है। पंचपदी में क्या है? विद्यार्थी स्वयं सीखे, स्वयं समझे, सोचे, प्रश्न करे, एक्टिविटी करे और सीखी बातों का प्रयोग करे। प्रयोग नहीं उसके लैबोरेटरी में कोई प्रयोग करना है, कोई इसमें वॉलिटी निकालनी है, मोलिटी निकालनी है, जिसका कोई प्रैक्टिकल करना है, वो नहीं। उसका प्रयोग अपने जीवन में कैसे कर सकता है, इसलिए पंचपदी की आवश्यकता होगी। यानी वो अपने आप सीखे, स्वयं समझे, सोचे, विचार करे, कुछ उस पर क्रिएटिविटी करे, कुछ गतिविधि करे और उसका उपयोग करना है। सीखने की प्रक्रिया को चरणबद्ध और सक्रिय बनाया जा सकता, ये पंचपदी है। नया ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा बच्चा, उसे कैसे समझेगा, उसका प्रयोग कैसे करेगा और अंत में जो सीखा है उसका उपयोग तो जीवन में कैसे करेगा, इसलिए पंचपदी की आवश्यकता हुई, पंचपदी पाठ योजना की आवश्यकता हुई। अब पंचपदी पाठ योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है इस समय, महत्वपूर्ण ये है। पंचपदी पाठ योजना के मुख्य उद्देश्य, पहला जो उद्देश्य है, आप लोग पढ़ते ही हैं कुछ चीजें, ऐसे नहीं कि तुम पाठ योजना क्लास में पढ़ाते होंगे, ये भी समझना है कि उससे आप कर है। अभी आप देखोगे जब पाठ योजना हम तैयार करेंगे, पंचपदी पाठ योजना के बारे में बताएंगे, आप बोलोगे कि हम तो डेली इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन हमको ज्ञान नहीं हम किस क्रम का, किस सीक्वेंस कहां पर यूज कर रहे हैं, वो अब आएगा। सबसे पहले क्या है, पंचपदी पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। पहले से करते हम, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। दूसरा क्या उद्देश्य है? विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी बनाना, यानी विद्यार्थी को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय करना, उसको एक्टिव करना है। अपने आप खाली लेक्चर नहीं देना है, उसको भी सक्रिय करना है। बच्चों के माध्यम से हमने कोई भी आंसर निकालना है, ये हम पहले करते थे प्रस्तावना प्रश्न में, लेकिन अब पाठ योजना में ऐसा हो गया, पूरी पाठ योजना में जो भी आंसर निकलेंगे आपके बच्चों के माध्यम से, बच्चा क्रिएटिविटी करेगा, उसी से आप निकालिए उसका आंसर। तीसरा क्या है? रटने के बजाय समझने पे जोर देना, रटने के बजाय समझने पे जोर देना। अब रटने के बजाय समझने पे जोर देना मतलब पहले जो पढ़ते थे हम काहे के लिए पढ़ते थे? खाली परसेंटेज डालने के लिए। हाई स्कूल इंटर में हमने इतना परसेंटेज कर दिया, 90 का 95 कर दिया, खाली उसी तक सीमित रहते थे। रटना तो है, उसमें मेहनत तो करनी है, लेकिन समझ के करनी है। जब वो सीख जाएगा तो उस ज्ञान का प्रयोग वो आगे भी कर सकता है। हम उसकी जड़ तक जाएंगे, बेस तक जाएंगे, रूट तक जाएंगे, अब वो सीखेगा अच्छी तरह से। यानी रटने के बजाय क्या करना है? समझने पे जोर देना। क्लास में गतिविधि करना, बच्चों के बीच गतिविधि रखना, चर्चा करना, प्रश्न उत्तर करना, क्वेश्चनिंग करते हैं बच्चों के बीच। प्रश्न उत्तर भी उसी के अंतर्गत आता है, पंचपदी पाठ योजना के अंतर्गत ही आता है प्रश्न उत्तर करना। ये जो पीपीटी माध्यम से सिखाना, ये भी उसी के अंतर्गत आता है। आईसीटी का प्रयोग करना, आप बाहर भ्रमण पे ले जा रहे, रियल ऑब्जेक्ट से बच्चों को सिखाना,
सपोज दैट आप उसमें हमें कुछ चीज बता रहे हैं उसके पार्ट के बारे में, फ्लावर पार्ट्स के बारे में, तो जब रियल ऑब्जेक्ट से हम सिखाएंगे 100% बच्चा अच्छी तरह सीखेगा। आपने बोल दिया बच्चों को कल ये सपोज दैट कोई फूल एक एक बच्चे लेके आएंगे, अब हम उसके बारे में अगर पढ़ाएंगे आगे से एक एक पार्ट को अलग करेंगे, बच्चा अच्छी तरह से सीखेगा। विद्यार्थियों में चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति का विकास करना, समस्या समाधान की क्षमता का विकास करना, समस्या समाधान की क्षमता का विकास करना, और सीखने के परिणाम स्पष्ट रूप से निर्धारित करना। सीखने को जो परिणाम हमने जो सिखाया है वो उसको आया है कि नहीं आया है। यदि नहीं आया है तो समझ जाओ हमारे शिक्षण में क्या है, पंचपदीय जो पाठ योजना हमारी पूरी नहीं। इसमें यही नहीं है हमने जो सिखाया नहीं है, उससे फीडबैक भी लेना क्या उसको आया कि नहीं आया। वो भी किसके अंतर्गत आता है, पंचपदीय पाठ योजना के अंतर्गत आता है। मैंने अभी आपको बताया कि विद्यार्थी केवल सुनकर ज्ञान प्राप्त करे। अब ये वाली शिक्षण पद्धति नहीं रहेगी, हम बोलेंगे, हम सिखाएंगे। सपोज हमने मॉडल बताए नहीं है, या अमीन्स के बारे में बताया नहीं है, इंटरमीडिएट में जैसे अमीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ मीन्स के बारे में बताया, थ्योरेटिकल नहीं चलेगा नहीं है। रदरफोर्ड का अगर एटॉमिक मॉडल हमने बताना है तो उसके लिए हमको खुद मॉडल तैयार करना है, या पीपीटी के माध्यम से भी देखो सामने स्मार्ट बोर्ड लगा, उसके माध्यम से भी आप सिखा सकते हो बच्चों, बच्चा अच्छी तरह सीखे। बच्चे सक्रिय होकर सीखे, उसका प्रयोग करें और अपने सीखा हुआ जो बच्चे ने सीख रखा है उसका वो भी प्रदर्शन कर पाए, तब पाठ योजना हमारी क्या होगी, सफल होगी। तो यह है पंचपदीय पाठ योजना के मुख्य उद्देश्य। अब चलते हैं कैसे हम पंचपदीय पाठ योजना बनाएंगे। अब असली है एक एक करके इसको नोट भी करना आपने, एक एक स्टेप को नोट करना है। अच्छा, सबसे पहले देख रहे होंगे आप लेसन प्लान देख रहे होंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले लिखा हुआ है नीचे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, ये देखो लेसन प्लान एज पंच परियोजना एनईपी 2020। सबसे पहले लिखा हुआ स्टेज। अब स्टेज में कौन सा स्तर बोल दे, जिसको हिंदी में बोल दे जिसको स्तर। अब स्तर क्या है, किस स्तर को आप पढ़ा रहे हैं। अगर आप 6, 7, 8 में पढ़ाते हैं कोई चीज तो मिडिल स्तर हो गया, उसको बोलते हैं मिडिल स्टेज। यदि आप 9वें 10वें पढ़ाते हैं दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी, और 11वें 12वें में यदि आप पढ़ाते हैं सीनियर सेकेंडरी हो गया। तो 3 स्तर हो गए, एक मिडिल हो गया, एक सेकेंडरी हो गया, और एक क्या हो गया, सीनियर सेकेंडरी। सपोज हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ाना है, इसके अंदर क्या आएगा, स्टेज क्या आ जाएगी उसकी, क्या आएगी उसकी, सीनियर सेकेंडरी। और एक चीज और है, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में आप प्लान बना सकते हैं। ऐसे नहीं 12 वाला 10 वाला ना बनाए, नहीं है, 12 पढ़ाने वाला 10 वाला भी बना सकता है। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी को इक्वल बनाना ये है, ये चीज ध्यान रखना है। स्तर समझिए होंगे सब, मिडिल, सेकेंडरी और सेकंड
सेकंड में, सीनियर सेकंड में। क्लास, उसके बाद देखो क्लास मानी कक्षा। आप किस कक्षा को पढ़ा रहे हैं? 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, तो कक्षा के अंदर आपका आ गया। 6 को पढ़ा रहे, 7 को पढ़ा रहे, 8 को पढ़ा रहे, हो गया कक्षा। कक्षा के बाद आप देख रहे हो सब्जेक्ट, थर्ड नंबर जो देख रहे होंगे सब्जेक्ट, विषय क्या पढ़ा रहे हैं आप? हिंदी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, वो हो गया सब्जेक्ट विषय, जिसका आपने प्लान बनाया भी होगा, इसके आधार पर बनना चाहिए, इसके आधार पर प्लान होगा आपका। नेक्स्ट चौथा, अध्याय, इकाई और पाठ, यानी उस विषय में आप कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं, चैप्टर, यूनिट और लेसन, तीनों चीजें की। अध्याय इसको कहते हैं, यूनिट हो गई, इकाई और पाठ, कौन सा पाठ आप पढ़ाना चाह रहे हैं, वो हो गया पाठ के अंदर बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट होगा नंबर ऑफ पीरियड, कालांशों की संख्या, हिंदी में कहते हैं उसको कालांशों की संख्या, यानी आप उस पाठ को पढ़ाने में, उस टॉपिक को पढ़ाने में कितना समय लेंगे। यानी सपोज दैट अगर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाना है, बोर का मॉडल पढ़ाना है, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ाना है, जब हम सारी चीजें को तो बोर का पढ़ाना पड़ेगा, थॉमसन का पढ़ाना पड़ेगा और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए कितना आप समय लेते हैं, वो कालांशों की संख्या, उसमें 2 भी हो सकते हैं, 4 पीरियड भी हो सकते हैं, और जिसमें सिंगल बनाए तो 1 पीरियड में भी हो सकता है, उसको बोलते हैं कालांशों की संख्या, नंबर ऑफ पीरियड। अब आता है असली यहां से है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ये देख लो, जिसको बोलते हैं हम अधिगम के उद्देश्य, हिंदी में बोलते हैं इसको अधिगम के उद्देश्य। अधिगम के उद्देश्य क्या है आपके? अधिगम के उद्देश्य, जिसको हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। अधिगम के उद्देश्य भी है कि हमने शिक्षण में आज बच्चे को क्या क्या सिखाना है। भाई पाठ अगर पढ़ाना है, पाठ पढ़ाने से पहले कोई भी शिक्षक है, टीचर है, अपने मन में लक्ष्य लेके चलता है। आज मैंने सपोज कोई चीज सोची, टॉपिक सोचा, वो आज पूरा करना ही करना है, तो हो गया लर्निंग ऑब्जेक्टिव। पाठ पढ़ाने से पहले शिक्षक के मन में जो लक्ष्य है वही लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव एक नहीं होते। सपोज दैट एटॉमिक मॉडल पढ़ाना है मैंने, सपोज इंटर में परमाणु मॉडल, तो बच्चे को इसका परमाणु मॉडल के बारे में ज्ञान देंगे। सबसे पहले बच्चे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में जान सकेंगे, बच्चे नील्स बोर या थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में जान सकेंगे। हिंदी में भी ऐसे होगा, जो चीज आप पढ़ाना चाह रहे हैं उसके बारे में कम से कम 4 तो लिखने हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या हमने आज देना है, छोटी चीज बड़ी चीज, ऐसा नहीं पूरा पार्टी करेंगे एक लेसन में, ठीक है। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है छोटे छोटे, जो चीज पढ़ाना है उसके कम से कम 3-4 जो लक्ष्य लेके आप चले हैं वो आपने लिख देना, उसको बोलते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जिसको बोलते हैं अधिगम के उद्देश्य। अधिगम के उद्देश्य। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बाद आप देख रहे होंगे लर्निंग आउटकम्स, यानी इसको बोलते हैं अधिगम परिणाम। अधिगम परिणाम यानी आपने बच्चे को जो सिखाया वो की सीखा। ये कम से कम 4 उद्देश्य, छोटी सी पीपीटी होगी, उसके अंदर उसी से मिलता जुलता लर्निंग आउटकम्स। लेकिन लर्निंग आउटकम्स हम समझते हैं, हम भी उससे जान सकते हैं। मैंने बोला था कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताना, तो क्या बच्चे यानी विद्यार्थी क्या हो गए,
छात्र छात्राएं परमाणु मॉडल के बारे में जान चुके हैं। विद्यार्थी क्या जान चुके हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जान चुके हैं। बच्चे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जान चुके हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। जो आपने पढ़ाया वो सीखा, वो किसके अंतर्गत आ गया? आपका लर्निंग आउटकम्स। यानी क्या पाठ पढ़ाने के बाद विद्यार्थी पढ़ने में, समझने में सक्षम हुआ कि नहीं हुआ? क्या उसने सीखा और क्या वो अब कर सकता है? वो सब किसके अंतर्गत आएगी? लर्निंग आउटकम्स। आपने तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बताया इससे कुछ को, वो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख गया और उसने नहीं है, एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉन भरना सीख गया, ऑर्बिटर में इलेक्ट्रॉन भरना सीख गया। वो सारे लर्निंग आउटकम्स के अंतर्गत आएंगे। लगभग 4 या 5 आने इसमें स्टेप वाइज वो लर्निंग आउटकम्स हो गया। लर्निंग आउटकम्स के बाद देख रहे होंगे आप क्या आ रहा है? एरिया ऑफ इंटीग्रेशन। इसको बोलते हैं एकीकरण क्षेत्र। हिंदी में बोलते इसको एकीकरण क्षेत्र। एकीकरण क्षेत्र। अब जो हमने बच्चे को पढ़ाया, जो पाठ आपने पढ़ाया है, जो विषय आपने पढ़ाया है, उसको इंटीग्रेट करना। किस? दूसरे विषय से संबंधित करना। यानी सपोज दैट मैंने क्या पढ़ाया है? मैंने आज क्या पढ़ाया? रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बताया। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या बताया मैंने? ये बताया कि परमाणु का न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। यानी इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या लगाते? उसके चक्का लगाते हैं। ठीक, जब चक्का लगाएगा तो क्या होगा? उसकी एनर्जी लॉस होगी भाई। एनर्जी लॉस होगी। जैसे तुमने धावक देखा, जो लॉन्ग रेसर है, 5000 मीटर की रेस वाला है, 10,000 मीटर की रेस वाला है, आपने देखा होगा वो जहां भी मैदान में होते हैं, ट्रैक बने होते हो, 10 ट्रैक होते कम से कम। अंदर वाला, बाहर वाला 1 2 3 4 10 नंबर, जो इंटरनेशनल में देखा होगा आपने, ओलंपिक में देखा होगा, जो लॉन्ग रेसर होते हैं, ट्रैक बने होते हैं। ट्रैक बने होते हैं। पहला जब वो बजती है बेल, दौड़ स्टार्ट होती है, सब अपने किस में जाते हैं? ट्रैक में जाते हैं, दौड़ते अपने ट्रैक में सारे। अब उसके माइंड में क्या बन जाता? दूसरी और तीसरी जब वो चक्कर लगाता है, सोचता मैं इधर लंबा क्यों जाऊं, अंदर जाऊं। और तुमने देखा होगा कि जो दूसरी या तीसरे चक्कर में जो लॉन्ग रेसर है, सारे एक लाइन में आ जाते हैं, एक के पीछे एक के पीछे। पहले तो अपनी ट्रैक पे भाग रहे थे, अब क्या आता है? एक के पीछे बिल्कुल सारे एक ही चक्कर में क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। वो सोचते हैं इतना बाहर क्यों जाना? यानी उन्होंने भी क्या समझा? माइकी सेटअप बना, जबकि ट्रैक बराबर होते हैं। वो ऐसे 400 मीटर 500 400 मीटर 800 मीटर ट्रैक होगा बराबर है। तो माइंड सेटअप हो गया। वो अंदर क्या किया? उतनी एनर्जी ने उसने कहा उतने बाहर चक्कर लगा, क्या करना मैंने? उसने क्या कर दिया? लगातार अपने कक्षाएं छूटा कर देगा, ऑर्बिटल छूटा कर दिया, सारे अंदर के ट्रैक में आ गए। नहीं, अब परमाणु मॉडल को बता रहा हूं, तो मैंने इंटीग्रेट किससे कर दिया? ये फिजिकल साइंस से कर दिया। नहीं, फिजिकल से कर दिया, नहीं कर दिया? यह सपोज है, मैंने उसको बताया कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो क्या होता है? उसका रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं इसको। अब उसकी एनर्जी लॉस होगी ड्यू टू द मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार। अब किसे उसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया? फिजिक्स से कर दिया उसको। यार जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो उसकी एनर्जी का लगातार लॉस होगा, क्योंकि उससे रेडिएशन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से उसकी एनर्जी क्या होगी? खत्म होगी, नहीं है? और वो कक्षाएं क्या करता रहेगा? अपने छोटी करता रहेगा, अंत में न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा। और न्यूक्लियस को क्या करेगा? तो किससे इंटीग्रेट किया? फिजिक्स से भी मैंने उसको
संबंधित कर दिया। तो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन यही है, आप करते भी हैं, कोई चीज विषय पर आते हैं उसको इंटीग्रेट नहीं करते क्या, वातावरण किसी बाहर से कोई एग्जाम्पल लेके करते नहीं करते, सारे करते हैं इंटीग्रेट। अगर आपने परमाणु के बारे में पढ़ाना है, क्योंकि एरिया ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे कंफ्यूज है, प्रांत में सबसे ज्यादा एक चीज कंफ्यूज है, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, कोई लेसन प्लान बना, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज एरिया ऑफ इंटीग्रेशन, विषय से संबंधित करना, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको दूसरे विषय से संबंधित करना। ठीक भाई, अगर परमाणु के बारे में बता रहे हो, एक तो ये बता दिया मैंने न्यूटन के चारों ओर बता दिया मैंने, मैक्सवेल का सिद्धांत बता दिया, और उसका एक फिजिकल साइंस से बता दिया मैंने, उसको रिलेट कर दिया। और एक ये भी हो सकता है कि कणाद से करें यार, जो सबसे पहले एटम की खोज की थी भारतीय वैज्ञानिक थे कणाद, और उसका बारे में जिक्र कर दिया, कणाद के बारे में, उसको बोलते हैं IKS, उसको बोलते हैं IKS, सबसे ज्यादा यूज होता है, ये ध्यान रखना, भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम। सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन इसलिए करते हैं, मतलब कोई विषय पढ़ाते हैं साइंस वाले, तो उसको किसी वैज्ञानिक के से क्या करना चाहिए, उसको इंटीग्रेट करना चाहिए। विषय है हिंदी का अन्य विषय से जोड़ के कर दिया, विज्ञान से सपोज है साइंस से जोड़ के कर दिया, अन्य विषय से जोड़ के करना, उसको बोलते हैं एरिया ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण क्षेत्र। एक यानी क्या समझे, एकीकरण क्षेत्र का मतलब विषय को अन्य विषयों से जोड़ना या जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ना, उसको बोलते हैं एरिया ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना, खाली वो लेक्चर नहीं देना, उसको इंटीग्रेट करना, उसके बारे में 2-4 एग्जाम्पल ले लिया, उसको अन्य उसे इंटीग्रेट करना, उसको बोलते हैं एरिया ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट देख रहे हो सामने बोर्ड का, लर्निंग टीचिंग मटेरियल। अब इसके बाद आया नीचे करो, लर्निंग स्ट्रेटजीज के बाद अच्छा भाई, एक और आता है एक पद जो इसमें नया रखा है, वो टाइप दिया होगा, लिख लो उसको, लर्निंग टीचिंग मटेरियल। इसके बाद जो आएगा एरिया ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा है, आया था फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करो, विक्रम जी ये करो वापस, विक्रम जी हाँ जी, सेट करो फर्स्ट क्लास जल्दी। अच्छा हाँ आ रखा है, बिल्कुल आ रखा है, बैकग्राउंड कब हो जाएगा, या कैंसिल कर दो, फोटो हो रहा है, हाँ यस, अब उसी को बड़ा करना है बस। अब ये देख लीजिए मैं, वाह 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 हो गया। अब देख रहे हो, ठीक, इसमें क्या हो सकता है, बुक हो सकती है, जैसे हिंदी वाले हैं, इंग्लिश वाले, वो भी लर्निंग टीचिंग मटेरियल के अंतर्गत ही आएगा। बुक हो गई, बुक के अलावा व्हाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड हो गया जो आजकल चल रहा है, नहीं है, चार्ट हो गया, कोई मॉडल ला सकते हैं, जैसे मैंने बताया था एटम मॉडल तो लाना पड़ेगा, या चार्ट शिफ्ट करना पड़ेगा, या मुझे मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है तो मैं पहले से उसको खोज के रखूं, नहीं है, उसको डाउनलोड कर दिया, उस डायग्राम को, उस मॉडल को बच्चों को दिखा सकता हूं। तो ये हो गया, पीपीटी हो गया, वीडियो हो गया, और बहुत सारे वर्कशीट हो गया। लैबोरेटरी में जो काम करते हैं, फिजिक्स का प्रैक्टिकल या एपिटस ले रहे हम, केमिस्ट्री का एपिटस ले रहे हैं, वो भी किसके अंतर्गत आ गया, लर्निंग टीचिंग मटेरियल, जिसको बोलते हैं अधिगम शिक्षण सामग्री, हिंदी में बोलते हैं उसको अधिगम शिक्षण सामग्री। एकीकरण क्षेत्र के बाद यही है, एकीकरण क्षेत्र के बाद जो आया अधिगम शिक्षण सामग्री, जिसको बोलते हैं लर्निंग टीचिंग मटेरियल।
और ये आप यूज करते हो। ऐसा नहीं कोई यूज नहीं करता हो, बुक का यूज करते हो नहीं है। जिसको और अच्छा पढ़ाना है तो व्हाइट बोर्ड का भी यूज करते हैं, कुछ लोग शहादत का भी यूज करते हैं, कुछ मॉडल का यूज करते हैं, पीपीटी का यूज करते हैं, कोई वीडियो भी दिखा देते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, वो भी उसी के अंतर्गत है। क्या? लर्निंग टीचिंग मटेरियल। लेबोरेटरी का कोई एपेटास लाया हो वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। इसके बाद अगला जो है लर्निंग स्ट्रेटजीज। अब लर्निंग स्ट्रेटजीज माने अधिगम युक्तियां बोलते हैं इसको बोलते हैं अधिगम युक्तियां, हिंदी में बोलते हैं अधिगम युक्तियां। 10वां है अधिगम युक्तियां। वैसे मैंने हिंदी में भी लिख रखा था ये, लेकिन ये सपोर्ट नहीं कर रहा है स्मार्ट बोर्ड, इसलिए हिंदी में, हिंदी तो इंग्लिश में आ रहा मैंने। अब इंग्लिश वाला हिंदी वाला सपोर्ट नहीं कर रहा था, जो एक्सेल में बना रहे थे मैंने फाइल, तब इसी में करना पड़ा। हिंदी में भी है ये, लेकिन ये सपोर्ट नहीं कर रहा, नहीं लैपटॉप कर रहा है। यहाँ का जो अपना लैपटॉप आप लोग भूल गए, वरना तो पूरा इंग्लिश से लिखते हैं, लेकिन इसलिए बोलना पड़ा। लर्निंग स्टडीज का मतलब था अधिगम युक्तियां। अब यहाँ पर भी बहुत कंफ्यूज होते हैं, जो पाठ योजना बनाने वाले हैं वो सब ज्यादा ये कंफ्यूज होते हैं। एक तो मैंने बताया तुमको लर्निंग स्टडीज में, और एक पहले बताया था एरिया ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पर बहुत दिक्कत करता है। तो लर्निंग स्टडीज का मतलब हुआ पढ़ाने के लिए, आपने विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए, आप सक्रिय बनाने के लिए, सिखाने के लिए कौन कौन सी शिक्षण विधियां आपने यूज की है। इसका मतलब क्या है? शिक्षण विधियां है, कौन सी शिक्षण विधि का आपने यूज किया है, उसको बोलते हैं स्ट्रेटजीज। जैसे किस किस क्या क्या हो सकता है लर्निंग स्ट्रेटजीज? प्रश्नोत्तर विधि, आप ऐसा तो करते हैं सभी, इसका यूज तो डेली करते हैं। प्रश्नोत्तर विधि डेली करते हैं, मालूम नहीं था यार को किसके अंतर्गत आया है, ये किसके अंतर्गत आ गया? लर्निंग स्ट्रेटजीज के अंतर्गत आ गया। करते हैं ना? बिल्कुल करते हैं। ये आ गया प्रश्नोत्तर विधि हो गया। दूसरा क्या? डिबेट कर सकते हैं, चर्चा बोलते हैं जिसको। बच्चों को आपस में क्या कर सकते हैं? चर्चाएं कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। डिबेट के बाद ग्रुप डिस्कशन, बच्चों को आपने टास्क दे दिया, या रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में और नील्स बोर के परमाणु मॉडल पढ़ा दिया आपने। पढ़ा के बाद बोलो तो चर्चा कर ली कि दोनों में क्या अंतर है। इधर से पूछ ले, उधर से दूसरे बच्चों को क्या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमी थी, उसको डिबेट करना, यानी जो पढ़ाया उसमें डिबेट करना। ठीक, प्रश्नोत्तर विधि का यूज करते हैं, डिबेट करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, आईसीटी का प्रयोग करते हैं। नहीं, आईसीटी सामने है, और पीपीटी का भी यूज हम करते हैं। जैसे हम ये देख लो, अगर मैं एक एक चीज बताता आपको, तो कितना, अगर हिंदी में होता तो बहुत अच्छा समझ में आता आपको, और अच्छा आता नहीं है, और बोर्ड पे दिख रहा हो तो अच्छा दिख रहा है, अगर हिंदी में होता तो और अच्छा दिखता। यानी किसका यूज करना चाहिए? इसका यूज करना, आईसीटी का यूज भी आना चाहिए, नहीं है? लेकिन सोचने से पहले कल क्या पढ़ाना हमने, उससे पहले ये चीज मटेरियल पहले तैयार रखना पड़ेगा। फोन है, फोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं। कल मैंने सपोज अमियोगा के बारे में बताया था, अमियोगा क्या क्या डायग्राम क्या कर दिया, डाउनलोड कर दिया, डाउनलोड कर दिया, उसको फोन के ओटीजी से कनेक्ट कर दिया, इसमें डाल दिया। इसमें ये जो है हमारे पास पेन ड्राइव में डाले, और पेन ड्राइव को लगा दिया, और जैसे उसके डायग्राम की बात आएगी तो हमको और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा सामने पड़ा होगा। नहीं हो तो मेहनत तो बचेगी हमारी, उतना समय तो बचेगा हमारा, क्योंकि डायग्राम बनाने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे, 10-15 मिनट, नहीं है? और तब समझाएंगे तो एक डायग्राम अवयव के बारे में बताने में खत्म हो गया। अगर ऑलरेडी बना हुआ होगा तो उतना समय क्या होगी, बचत होगी, बहुत अच्छी तरह बच्चे सीखेंगे। तो ये हो गया लर्निंग स्ट्रेटजीज, आईसीटी, पीपीटी, प्रश्नोत्तर विधि का यूज। नहीं गए पर क्या करते हैं हम? तीनों विधियों का यूज करते हैं। प्रश्नोत्तर भी करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं,
डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं, ग्रुप डिस्कशन भी करते हैं, डायग्राम में, जैसे अधिकतर साइंस में ही चल रहा है, मैथ्स में ही चल रहा है, डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, प्रश्नोत्तर भी चल रहे, सारी विधियों का यूज हो रहा है। हमको मालूम नहीं था वो क्या हमारी लर्निंग स्ट्रेटजीज। अब लर्निंग स्ट्रेटजीज की बात क्या आया, अब हमारा यहाँ तक हो गया, मतलब पार्ट की जो फॉर्मेलिटी थी वो यहाँ तक पूरी हुई। अब यहाँ से हमारी पार्ट योजना शुरू होती है। अब देखो यहाँ पर लिखा होगा, ऊपर चली जाओ। इसमें पहला जो आता है, अब आता है अधिगम प्रक्रिया। अगला आएगा, कौन सा नंबर आएगा, अगला नंबर आएगा अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया, ठीक, जिसको लर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, लर्निंग प्रोसेस। अब लर्निंग प्रोसेस में सबसे पहला जो पद आया वो आया अदिति। अब यहां से हमारा लेसन काम चलो, अदिति लिखा होगा, सॉरी, सबसे पहले एक चीज करना है, क्लास में जाने से पहले एक चीज हमेशा किसी भी सब्जेक्ट में ये बताया है, प्रांत से निर्धारित, केंद्र से निर्धारित, एनसीपी जो 2020 का सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कहा है सबको क्या करना है, शुरू जब क्लास में जाने से पहले है मेडिटेशन जरूर करना है, 1 मिनट का ब्रह्मनाथ करवा दो, ताकि बच्चे को क्या हो जाए, वो जो पुराना पढ़ा हो सकता है उसने अभी हिंदी पढ़ी है और तुरंत उसका मैथ्स का पीरियड लग गया। 1 मिनट में क्या करना है, एक बार मेडिटेशन कर दो, आधा 1 मिनट का मेडिटेशन कर दो, बिल्कुल ध्यान से। जैसे मेडिटेशन करेंगे, आंखें बंद करेंगे, ब्रह्मनाथ जैसे करवाएंगे हम, तो पुराना क्या हो जाएगा, सारा मिट जाएगा। बच्चा तुम्हारे नया जो मैथ्स का पीरियड है सपोज दैट, उसको पढ़ने के लिए क्या हो जाएगा, वो तैयार हो जाएगा। उसको बोलते हैं मेडिटेशन। ये सभी सब्जेक्ट में होना है। सेकंड बात खाली पीरियड लगा, सपोज दैट संस्कृत का पीरियड लग गया 6,000 वालों का, उसके पहले भी क्या करना है, मेडिटेशन, ताकि पुराना क्या हो जाए उसके दिमाग से हट जाए, वरना वही पुराने को सोचता रहेगा। उसके बाद क्या करना, मेडिटेशन, ये लिखा भी ऊपर मेडिटेशन लिखा होगा। फिर क्या है, क्या फिर मेडिटेशन के बाद क्या है, कनेक्शन ऑफ द प्रीवियस नॉलेज, यानी जो हम पढ़ाने वाले हैं सबसे पहले उसका पूरा ज्ञान उसको होना चाहिए, उसके बारे में पूछना क्या उनको नॉलेज है कि नहीं है, ठीक। यहाँ पे क्या अध्यापक क्रियाएं और उधर क्या लिख देते हैं, छात्र क्रियाएं, हमारे पास लिख देते हैं आंसर। जरूरी वो आंसर वो देगा, नहीं दे सकता, जरूरी है आंसर नहीं लिखने, वहां पर सिर्फ वैसे निकालनी है जो इसमें प्रस्तावना प्रश्न में जो आपने क्वेश्चन करने वो अतिथि के अंतर्गत है, आंसर नहीं लिखना, ठीक। 2-3 क्वेश्चन कर लिए प्रस्तावना प्रश्न के, उसके बाद जो नया टॉपिक है उस पर डिस्कस किया, वो भी पूरा नहीं लिखना, पूरा ढंग से, ठीक है, जिसके बारे में नॉलेज दिया हमको, आंसर नहीं लिखना, बचेगा आंसर नहीं लिखना, बचेगा ऐसा बोला, ऐसा है जो बोल उसका है, इसका जैसे हम बीएड में लिखते थे वो नहीं करना। छात्र कहीं देखा था, छात्र अध्यापक क्रिया है, छात्र अध्यापक तो अब रहे ही नहीं, अब तो अध्यापक क्रियाएं होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए वहां, छात्र छात्रा क्रिया होना चाहिए, वो भी गलती दिख रही, तो छात्र क्रिया ही नहीं लिखना, सिर्फ क्वेश्चन करनी उसको, ठीक। उसके बाद पूरे ज्ञान से जोड़ना, उसका ऑब्जर्वेशन करना, उसके प्रश्न पूछना, जो आप पढ़ा रहे हैं उसी के अंदर सारी चीजें होनी चाहिए, किसके अंदर, अदिति के अंदर सारी चीजें होनी चाहिए, सुनना, देखना, अनुभव करना, सब किसके अंदर रहते हैं, अदिति के अंदर। और हम क्या सोचते हैं, हमारी गलतफहमी क्या रहती है, अदिति के अंदर हम ये करते हैं, प्रश्नावली प्रश्न पूछते हैं, ये हम भी सोचते थे, बोध के अंदर क्या करते हैं, ज्ञान, उसका बचे का ज्ञान देखते हैं, और यही तो था। लेकिन अदिति के अंदर ये आपने क्या कर देना, सारी पार्ट उसने क्या कर दीजिए, पूरी कर देना, ठीक। अब किसके अंतर्गत आ गया, बोध के अंतर्गत। बोध के अंदर क्या है, क्या लिखा हुआ, अंडरस्टैंडिंग द कोर कंसेप्ट,
फिर क्या लिखा, एक्टिविटीज एंड कंटेम्पलेशन डिवीजन इंप्रूविंग थिंकिंग स्किल। बोध के अंदर तुमने क्या करना है, बोध के अंदर आपने क्या करना है, विद्यार्थी को जो तुमने अतिथि में पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन करनी है। जैसे सपोज हमने गणित में क्वेश्चन करवा दिए, उसको कुछ करवा दिया, क्वेश्चन करवा दिया हमने गणित में, ये कुछ भी क्वेश्चन करवा दिया आपने, किसी से रिलेटेड क्वेश्चन, समांतर श्रेणी से क्वेश्चन करवा दिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आप क्वेश्चन करवा दिया, आपने सिखा दिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये होता है, समांतर श्रेणी ये होता है, पूरा बता दिया उसको, ठीक। बोर्ड में क्या देखेंगे आप उसका, बोर्ड में क्या उसको ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, नहीं, उसी से रिलेटेड क्या करेंगे हम, क्वेश्चन करेंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देंगे उसको, क्वेश्चन करेंगे, इसको ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, ये सीखा कि नहीं सीखा। बोर्ड के अंतर्गत जो अतिथि में आपने पढ़ाया उससे रिलेटेड और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं, नहीं। जैसे मैंने अभी रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बताया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तुमने अतिथि में सिखा दिया उसको, और बोर्ड भी ये बोल दिया रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या करनी थी, वो भी तो क्वेश्चन है। बच्चा सोचता रहेगा यार क्या कर रही होगी, वो सोचेगा, थिंकिंग करेगा, और जो अच्छा बचा वो जवाब दे देगा यार, नहीं। यानी अतिथि के अंदर जो पढ़ा आपने बोध में क्या करना, उसका ऑब्जर्वेशन करना है, क्या किया या नहीं किया, वो हुआ बोध। समझ गए, बोध बहुत लंबी छोड़ी लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाओ बोध के अंदर आपने क्या करना है। बोध के बाद जो आया अभ्यास। अब अभ्यास में क्या है, अभ्यास में जो बच्चे ने समझा उससे संबंधित प्रश्न करना। अब उसमें क्या कर सकते हैं हम, जैसे सपोज है मैंने एक चीज आपको बताई है कि बच्चों को क्या दो, छोटे छोटे प्रश्न दे सकते हैं, कागज दे सकते हैं, या बोर्ड में बुला सकते हैं एक करके बच्चों को, ठीक। बच्चों को एक करके क्या बुला सकते हैं बोर्ड पे, कोई सपोज है बीच में जो हमने पढ़ाया इंग्लिश में कोई वर्ड लिख दिया, उसकी मीनिंग इंग्लिश में निकाल दिया, संस्कृत में एक करके बोर्ड में, इसका मतलब क्या हो गया है, अभ्यास नहीं हुआ, उसका अभ्यास करना, जो पढ़ाया है उसका अभ्यास करना। बोर्ड में एक करके बुलाया, बच्चों को क्या दिया हमने, कागज दे दिया। आप इतने बच्चों को कागज देना संभव नहीं है, वैसे ही प्रोसेस है, तो बच्चों को क्या देते हैं, कागज। सपोज है हमने कोई क्वेश्चन दिया तो बच्चों को ज्ञान हुआ कि नहीं गया, छोटे छोटे क्वेश्चन उससे रिलेटेड कर दिए, ऐसा मत समझना वो ऊपर जो बोर्ड में किया हुआ नहीं, उससे छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार करना, उसे अभ्यास करवाना। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करवा दिया बच्चों का, परमाणु मॉडल हमने पढ़ा लिया, एक एक बच्चे चलो भाई आओ बोर्ड पे क्लोरीन का वो करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दो, दूसरे को हाइड्रोजन का बता दे, किसी कार्बन को ऑक्सीजन, एक एक करके वो हो गया अभ्यास। वर्कशीट दे सकते आप, प्रश्न कर सकते हो, तो हो गया अभ्यास, ठीक। अब अभ्यास के बाद एक नया है, वो क्या है, प्रयोग। दिख रहा होगा आपको क्या लिखा हुआ है, प्रयोग। अब प्रयोग ये मत समझना मुझे प्रयोग आप लेबोरेटरी में करना है, ये फिजिक्स पढ़ा है, फिजिक्स की लेबोरेटरी में प्रयोग हो गया, ये भी केमिस्ट्री का आपने प्रयोग करना, साइंस का आपने एक्सपेरिमेंट करना, वो नहीं प्रयोग है, क्योंकि अधिकतर वो गलत फहमी रहती है। तो प्रयोग का अंदर वो आता है जो एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ाया वो प्रयोग नहीं। प्रयोग अंदर क्या है, विद्यार्थी ने जो सीखा है, जो ज्ञान सीखा है, जिसको हमने नॉलेज दिया है बच्चे को, नहीं है क्या वो समस्या समाधान करने में संभव है, वो जीवन में उसका उपयोग कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो उसका उपयोग दूसरे को पढ़ाने में कर सकता है, दूसरे का भी ज्ञान कर सकता हो, और उसको क्या हो गया, नॉलेज हो गया, उसका प्रयोग किस पर कर रहा हो, दूसरे में कर सकता है। अच्छा बच्चा है कोई, यार किसी को नहीं आ रहा है, कमजोर बच्चा को बोल दिया यार इसको बता के दीजिए, इसका इलेक्ट्रॉन का ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा मुझे, वो उसका क्या कर रहा है, उसको बताने में कर रहा है प्रयोग।
प्रयोग का मतलब ये हुआ विद्यार्थी अपने सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग करे, वास्तविक जीवन में करे, अपने जीवन में उसका प्रयोग करे, उस लाइफ में अन्य विषय से जोड़कर उसका प्रयोग करे, अपने साथी को सिखाए, वो प्रयोग हो गया। प्रयोग वो वाला नहीं है जो हम लैपटॉप में करते हैं। यानी जो सीखा हुआ ज्ञान है उसका प्रयोग कहाँ करना? दैनिक जीवन में करना, अपने साथियों की मदद में करना, अन्य को सिखाने में करना, वो हुआ प्रयोग। ठीक, सीखी हुई बात का सब कई बार अगर बोल दिया उसको कि भाई चल इस पर डिबेट दे दे, तो उसका प्रयोग वहां भी कर सकता हो कि उसको नॉलेज है उसको कि बोल दे चल खड़ा होकर इसका अगर तो एडर बुकाड़ा बोल के बारे में बताओ बच्चों को, तो आसानी से क्या कर सकते हो? बता सकता है। एक बच्चा जैसे डेमो टीचर की बात है जी, एक डेमो टीचर तैयार करना, यानी जो हमने पढ़ाया वो बच्चा सीख गया, वो और बच्चों को क्या कर सकता है? सिखा सकता है। वो भी तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, अपने ज्ञान का क्या कर रहा है? प्रयोग कर रहा है। वो हुआ प्रयोग। प्रयोग के बाद प्रसार। अब प्रसार कैसे हो सकता है? अब प्रसार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रसार ये नहीं है कि अपने ज्ञान को फैलाना, पहले क्या करना है? जो आपने सीखा, अर्जित ज्ञान है, उसको आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाने का मतलब यह है, मैंने आज सीखा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, मैंने उस पर क्या करना है? बच्चे ने क्या करना? उसमें यूट्यूब से, चैट जीपीटी से उससे क्या कर दिया? सर्च कर दिया पूरा, और एटॉमिक मॉडल में देखा उसने। किसे देखा उसने? यूट्यूब से देखा। कौन से देखा? स्वाध्याय से देखा, किताब निकाल उसने, यार देखता हूँ इस राइटर एबीसी राइटर की, एसपीपीटी राइटर की किताब में ये लिखा हुआ है, एबीसी जो है उसमें कौन सी चीज लिखी हुई है उसको पहले स्वाध्याय करेगा। स्वाध्याय तो सबसे अच्छा है। यूट्यूबर इससे तो सपोज यूट्यूब चैनल हमने बना लिया, तो मैंने वही लिखा जो मेरे को ज्ञान है, मैंने लिख दिया, उसको क्या कर दिया? डाल दिया यूट्यूब पे, जो मेरे को ज्ञान था। नहीं, वो जरूरी नहीं है सही हो सकता है। जब गूगल सही नहीं दे सकता है, या वो चैट जीपीटी सही नहीं दे सकता है, तो कैसे सही नहीं देगा? लेकिन फिर भी क्या करना? सबसे अच्छा होता स्वाध्याय करना। किताब में गलत नहीं हो सकता है, नेट जरूर गड़बड़ बना सकता है, नहीं है? अभी कुछ दिन पहले पेपर इंटर का देखा होगा आपने, केमिस्ट्री का पेपर देखा होगा, उस क्वेश्चन ऐसे गूगल भी गलत बना रहा था, सर्च कर रहे हो गलत दे रहा होगा, एक दो कैसे दे भाई, गूगल को भी नहीं आ रहा है। आया था ना, बहुत टफ पेपर आया था ना बच्चों को। इसलिए हमने तैयार नहीं करना, हमने रट नहीं बनाना। ये मैंने पहले बोल दिया आपको, हम ये नहीं ना हमको थाली परोस के रख दे, हाँ भाई तू ये चीज नहीं करना, उसको खोज ही बनाना हमने। अगर वो सर्च करना नहीं सीखा, अपने आप ज्ञान करना, अपने आप नॉलेज गेन करना नहीं सीखा, तब तक आज वो इंटर में कर ही नहीं सकता, पास अच्छी तरह कर ही नहीं सकता। चाहे फिजिक्स का केमिस्ट्री पाएगा पेपर तो कर ही नहीं सकता, तथा खोज ही नहीं बना। ये बात तो प्रांत ने रखी थी अपनी बात, केंद्रीय अधिकारी थे, उनके सामने हमने बात रखी थी। हमने कहा उत्तराखंड का पेपर, उसमें पेपर लगा बहुत, मैथ्स का पेपर ऐसा लिया आउट ऑफ सिलेबस दे कुछ, केमिस्ट्री में इतना टफ नहीं लेके आईआईटी या उस लेवल का जो जेईई मेंस दे रहा होगा, जो नीट का टेस्ट दे रहा होगा, उस लेवल का समझ गया उन्होंने विद्यार्थी को, 11-12 का विद्यार्थी हो, इस लेवल का समझ लिया कि इतना टफ पेपर दिया उसने, वो किताब में कहीं भी नहीं मिला। बुक ढूंढ लो आप, एनसीईआरटी मिलेगा ही, एनसीईआरटी बुक ढूंढ लो, एबीसी ढूंढ लो, एसबीपीडी ढूंढ लो, अगर क्वेश्चन मिल जाएगा तो मिल जाएगा। इसका मतलब क्या समझे? वो भी पंचपदी भी चल रहा है पेपर वाला नहीं, उसे मालूम है बच्चे को अपना नॉलेज होना बहुत जरूरी है, उसने सर्च करना जरूरी है, तो नेट से ढूंढेगा, वो कहीं ना कहीं ढूंढेगा, सर्च करेगा, तब उसको वहां क्वेश्चन मिलेगा। यही बात मैंने लगी थी प्रांत के अधिकारियों में। मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने कहा कैसे बात कर रहा था, हम बच्चे को इसलिए तैयार नहीं कर रहे कि हम उसको खाली परोस के दे। अगर तुमने ये कॉपी लिखवा दे, वही पेपर में आ गया तो उसका ज्ञान का क्या महत्व है? वो दूसरे आईआईटी का पेपर कैसे क्वालिफाई करेगा? नहीं है, ये जेईई मेंस एडवांस का पेपर कैसे क्वालिफाई करेगा?
ये नहीं करना है, पूरा टिकेगी तो आसानी से नंबर ले आएगा। आपने इसलिए भी बनाना, उसको खोजी बनाना। तो मेरे दिमाग में बात आ गई, वो भी पंचपदी का ही यूज करें, कौन जो पेपर सेट करने वाले। ठीक, तो ये यही बात आई थी प्रसार से। प्रसार माने जितना हम स्वाध्याय करेंगे, किताबों का अध्ययन करेंगे, हमारा ज्ञान जरूर बढ़ेगा। हमको भी करना चाहिए, हमको भी करना ही चाहिए। नई नई चीजें आ रही हैं, हम भी तो अध्ययन करते। 2008-9 में एनसीईआरटी का सिलेबस इसका आया था, एनसीईआरटी का सिलेबस आया था, आपको याद होगा 2008-9 का सीबीएसई का दर्जाओं गई थी हमारी 1-2 साल रिजल्ट का दिन कंटिन्यू 2001 से 1 से 8 पर हुए हमारी गाड़ी। हमको याद होगा जब पूरे 2 3 और सब ऐसे पढ़ाते थे हम इजीली विदाउट बुक। जैसे 2008 में आया बुक गई थी एनसीईआरटी, तो पहले लोगों को पढ़ने नहीं आए वो। अभी क्या है, इसका सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, इसको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ढंग से किताब हमारे समझ में आए। उस वाला ही है तो एसपीपीडी की आई, दूसरा अटेम्प्ट है उसमें देखा हमने। अब तो यूट्यूब भी ज्यादा नहीं था, तब सबसे 2008-9 में हमारी धज्जियां हो गई थी रिजल्ट की, समझे नहीं हम। एक तक पंचपदी रिजल्ट खराब हो गया। सपोज अगर 90 लड़कों में से 20-30 वो हो गए, फेल हो गए, किसी कारण उसका ऐसा नहीं, बच्चों को नॉलेज नहीं था। देखो 90% भी टफ कर दिया और अब उसको पकाना पड़ा। वो 2008-9 10 से हम समझना शुरू हो गए थे। अच्छा ऐसा पेपर सेट कर रही 11-12 हम क्या बन गए थे, आदि बन गए थे। उसके बाद फिर क्या आ गया, अच्छे लेवल पे आपका रिजल्ट आ गया। फिर कहाँ आया और रुके 24-25 और 26 का आ गया। ये 25 और 26 का पेपर जो है बहुत टफ है इंटर में। तो हमारे बाल सफेद हो गए पढ़ाते 25 साल पहले इतना टफ पेपर नहीं देगा हमने। अरे बच्चे कैसे करेंगे इसको पाया हुआ पेपर। आई हम ड्यूटी में गए थे, देख रहे हो बच्चे ड्यूटी में गए, भाई हुआ पेपर देगा, वो ऐसे बैठे हुए। सरकारी स्कूल के बच्चे वहां पढ़ी थी, वो ऐसे बैठे हुए, ना उनको लिखना आ रहा क्या हुआ भाई। सब पेपर हमारा कभी देखा नहीं पेपर ऐसे कैसे हुए बच्चे पास। तो सरकारी वाला तो कर ही लेते हैं, उसमें कोई जुगाड़ करके नहीं, उन्होंने कर ही दिया जैसे उन्होंने जैसे करवाए है वो कर ही देते हैं नहीं। तो 2025-26 में फिर ये दौर चल रहा है, परिवर्तन का दौर चल रहा है। 25 और 26 सीधे पेपर क्या आ रहे हैं, बहुत टफ आ रहे हैं। 2027 के लिए रुके हो, अभी कितने पेपर टफ आते हैं। तो सबका इंटर का, अभी हाई स्कूल का भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, आप हो रहा है। हाई स्कूल का भी देख रहा हूँ, पहले वाले एक भी क्वेश्चन नहीं है, नए क्वेश्चन आ रहे हैं, पुराने क्वेश्चन आ ही गए। हम ऐसी जो तैयारी करवाएंगे वो क्वेश्चन, उसका दिमाग रीड करो। तो पुराने एक भी पेपर भी 10-15 सालों का एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, हम नहीं जो तैयारी करवा रहे वो कैसे होगा। हम देखो अध्ययन करेंगे, उस पेपर को सर्च करने वाले को देखेंगे, तो उसका दिमाग हम पढ़ेंगे, ये ऐसा क्वेश्चन दे रहा है, तब लेवल पे आएगा। 27-28 क्या आएगा, मतलब लेवल पे आ जाएगा। तो यही क्या है, स्वाध्याय प्रसार की बात आई थी। तो स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। प्रत्येक दिन हम भी पढ़ते हैं, अब तो और भी पढ़ना पड़ रहा है, और इसमें पढ़ना पहले तो पढ़ते ही लेना। देखता था मैं एक झलक, बस देख लिया मैंने, हो गया, पढ़ा गया। अभी भी सारे टॉपिक वैसे बता दूंगा मैं इसके, लेकिन फिर पढ़ना पड़ता है। किस अनुसार पढ़ना पड़ता है, जो 26 का पेपर आया 25 का, अब कोई गलती ना हो, बच्चे के साथ कोई तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, स्वाध्याय। स्वाध्याय बच्चे के लिए तो जरूरी है, टीचर्स के लिए बहुत ही जरूरी है। अलग अलग लोगों को रीड करना पड़ता है। ठीक, ये हो गया। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, प्रसार क्या कर सकते हैं, पुस्तक पढ़ सकते हैं, इंटरनेट से जानकारी ले सकते हैं, प्रोजेक्ट बच्चों से बनवा सकते हैं और विद्यार्थियों को समझा सकते हैं। ठीक, और बच्चों को भी क्या करना है, हमने इसके लिए प्रेरित करना। क्या करना है, उसको प्रेरित करना। जब हम पढ़ेंगे तो बच्चे भी जरूर पढ़ेंगे। अगर हम घर में फोन दे दिए ना, बच्चे भी फोन पे लगे रहेंगे। बच्चों सामने सब त्याग करना पड़ता है। अपने बच्चों को बात करो तो वो तो पढ़ने वाले बच्चे हो तो करेंगे। इसलिए पहले अपने आप सुधरना, बच्चों को
समझना कुछ कर पाएंगे। इसके बाद आया नेक्स्ट आता है प्रसार के बाद। ये देख रहे होंगे 12वां देख रहे होंगे आप। 12वां आ रहा है इसमें असेसमेंट, जिसको बोलते हैं आकलन। आकलन, आकलन, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी छात्रों का आकलन। असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट यानी छात्रों का आकलन कैसे करेंगे हम? अब आकलन भी दो तरह के होते हैं, ये लिखा हुआ है। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग क्लासरूम एंड ट्रांसफर, और एक होता है समेटिव असेसमेंट। अब देखो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट क्या होता है। फॉर्मेटिव का मतलब होता है सतत आकलन, हिंदी में बोलते हैं फॉर्मेटिव को बोलते हैं सतत आकलन। अब सतत आकलन क्या हुआ? पढ़ाते समय जो आप क्वेश्चन करते हो सतत आकलन के अंतर्गत आता है। करते हैं डेली, डेली पूछते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं। जो आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसको रेगुलर आप पूछ रहे हैं बच्चों से, वो किसके अंतर्गत आ गया? फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आ। असेसमेंट दो प्रकार का होता है, एक फॉर्मेटिव हो गया और एक समेटिव हो गया। फॉर्मेटिव का मतलब हुआ सतत आकलन, यानी पढ़ाते समय जो बच्चों का आकलन होता है, जो तुम क्वेश्चनिंग करते हो, जो उसकी एक्टिविटी से आप क्वेश्चन देते हो, वो आ गया फॉर्मेटिव। ये डेली होता है फॉर्मेटिव। सेकंड आता है समेटिव असेसमेंट। और समेटिव में क्या आता है? समेटिव का होता संकलित आकलन। संकलित, संकलित का मतलब हुआ जिसको हम 6 महीने साल भर में लेते हैं, उसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। एक समेटिव असेसमेंट, यानी समेटिव असेसमेंट के अंदर संकलित आकलन के अंदर क्या आ गया? निश्चित अवधि के बाद होने वाले परीक्षा, जिसे तुम्हारी उसकी नहीं हो रही बच्चे की परीक्षा, हमारी परीक्षा होगी वो, ठीक। उसके अंदर क्या आ गया? समेटिव के अंदर यूनिट टेस्ट हो सकता है। यूनिट टेस्ट होते हैं ना, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट टेस्ट, यूनिट टेस्ट समेटिव के अंदर हर 2 महीने होता है, 2-3 महीने। यूनिट टेस्ट हो गया, हाफिली एग्जामिनेशन हो गया, एनुअल एग्जामिनेशन हो गया, ठीक। चैप्टर वाइज टेस्ट हो गया। वो सब किसके अंदर आते हैं? समेटिव असेसमेंट, जो एक निश्चित समय के बाद होते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने जो होते हैं, उसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट, यानी संकलित आकलन। तो फॉर्मेटिव और समेटिव भी समझ में आ गया होगा। फॉर्मेटिव समेटिव बता नहीं पाए हो आपको, फिर अध्ययन किया, फिर देखा क्या होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है और समेटिव क्या होता है। अब आपके समझ में आ गया। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? रेगुलर होता है। और समेटिव क्या होता है? जो एक निश्चित समय के बाद होता है। हो गया असेसमेंट के अंतर्गत आ गया। अच्छा भाई, पढ़ाई पूरी होने के बाद समेटिव हो गया, और पढ़ाई के समय जो आप पढ़ा रहे हैं उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसके बाद आया जो लास्ट है, वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन फॉर टीचर, यानी फीडबैक किसका? टीचर का, यानी अध्यापक का आकलन, ठीक। अध्यापक का आकलन, या अध्यापक का आकलन कैसे हो सकता है? अब अध्यापक का आकलन कैसे हो सकता है? अध्यापक आकलन कैसे हो सकता? सो अपने आप, किसी को बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हर दिन प्रधानाचार्य जी आएंगे पीछे पूछने, यार बच्चों आए समझ में कितना आ रहा, फिजिक्स कितना आ रहा, साइंस में कितना हुआ। अध्यापक को खुद आकलन करना चाहिए, यानी शिक्षक का स्वयं से सवाल। क्या सवाल होंगे भाई? क्या मैंने जो पढ़ाया वो बच्चों की समझ में आ गया है कि नहीं आ गया? क्या टॉप मोड से और जो लोअर कैटेगरी वाला बच्चा है उसकी समझ में आ गया है या नहीं आ गया? अगर नहीं आ गया है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर
रिवाइज करना पड़ेगा, है ये वही प्रोसेस पूरी चलानी पड़ेगी। और अगर आ गया है तो समझ जाओ हम क्या हो गए पास, अपने आप है यहाँ पर। उसके बाद क्या है, कौन कौन से विद्यार्थी इसमें पीछे रहे, कौन सा बच्चा उसमें समझ पाए नहीं समझ पाए, क्या हमारे लर्निंग आउटकम्स प्राप्त हो गए नहीं प्राप्त हो गए, जो हमने अधिगम उद्देश्य लेके चले थे क्या वो प्राप्त हुए कि नहीं प्राप्त हुए, वो हुआ क्या फीडबैक और टीचर। अब इसमें एक चीज और हो सकता है, एक चीज क्या हो सकता है कि अगली बार अगर मैं पढ़ाऊंगा जो कमियां रह गई उसमें क्या मैं सुधार कर सकता हूं। यार बच्चे को अगर मैं एटॉमिक मॉडल बता रहा हूं इसे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने डायग्राम बना दिया समझ में नहीं आ रहा, इसमें और क्या सुधार कर सकता हूं, क्या मैं क्या रिएक्टिव मॉडल ला सकता हूं, क्या एक्टिव मॉडल बोल जिसको क्या वो ले सकता हूं, क्या मैं ऐसा वीडियो उसको पुटअप कर सकता हूं, दिखा सकता हूं उसको जिससे वो एटॉमिक मॉडल को और अच्छी तरह समझे। तो ये अध्यापक का अपना है, मैं क्या सुधार कर सकता हूं उसको बोलते हैं ये, मतलब अगली बार मुझे क्या क्या सुधार करने चाहिए वो टीचर्स के अपने पर है। तो इसलिए है ये रिफ्लेक्शन ऑफ टीचर्स, स्वयं का आकलन करना। तो ये सारे क्या है पद थे, किसके थे, पंचपदीय पाठ योजना के पद थे। आगे वाले आप देख रहे होंगे जहां तक 8-9 बताए वो सिर्फ लिखने के, अधिक से क्या हुआ और कहाँ सारी चीजें हम पढ़ते हैं लेकिन उसको हम जानते नहीं, उसको समझते नहीं, ये किसके अंतर्गत आता है, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, चार्ट ला रहे हैं, लेकिन किसके अंतर्गत करना है, तो आपकी समझ में पूरी तरह से आगे होगा। अब मैं ये चाहता हूं कि सपोज है साइंस और मैथ्स वाले कितने लोग हैं, तेरा हाथ हेडसअप कर दे, साइंस और मैथ्स वाले जो अपने विद्यालय से आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लोग हैं। हिंदी वाले खाली हिंदी 1 2 3 4 5 6 7, इंग्लिश 1 2 3 4 5 6 6 12, सोशल स्टडी सामाजिक 1 2 3 4 5, सोशल स्टडी बहुत है 3 4 5 6 7। अब इसमें ऐसा होगा नेक्स्ट जो सत्र होने वाला खाने के बाद उसमें आप लोग 3 कमरे हैं, इधर ऊपर सबसे किनारे वाले में साइंस और मैथ्स वाले, वैसे साइंस वालों का अलग हो सकता है और मैथ्स वालों को, लेकिन अगर जगह में तो साइंस मैथ्स का अलग कर दिया ऊपर वाले सेक्शन है, 2 कमरे हैं।